आजकल अपने आप को स्वयंभू बीजेपी का नेता कहता है, इसने कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया। और ये बात चाहे आप छतरपाल जी से जाके पूछ लेना, जब उन्होंने बीजेपी से चुनाव लड़ा, या इनसे खुद से ही कसम उठवा के पूछ लेना कभी बीजेपी को वोट दिया है। जिस मेम के बाग का जिक्र है सर्वेश जी, उस मेम के बाग में मैं आपको रिकॉर्ड सहित बता सकता हूँ कि कम से कम 200 हिस्सेदार हैं। किसी का इसने नाम नहीं लिया सिवाय विनोद ब्याणा, विधायक, विधायक की पत्नी, विधायक का भाई, विधायक का साडू, विधायक के फलाना। अरे 200 हिस्सेदार हैं, 200 रिकॉर्ड भी दिखा सकता हूँ। 200 किसी के परिवार के ऊपर यूं उंगली उठाना, परिवार में लेडीज तक के नाम लेना, ये देखो ओछी मानसिकता है। अरे आपको कोई पीड़ा है, कोई राजनीतिक पीड़ा है, राजनीतिक कोई दर्द है। लोग कहते हैं आपने उनको दर्द दिया हुआ है, चुनाव लड़वा दिया था अपने अंदर खाते उनको, वो खुद भी हार गए थे, पत्नी भी हार गई थी, वो दर्द सता रहा है। अब इनको जनता एक्सेप्ट ना करे, इस बात का मेरे पास क्या इलाज है। और एक वो मशीन भी पिछले दिनों आई थी, वो बड़ा हाथी साबित होकर रहेगी, जिसका कोई काम नहीं है और उसकी पोल भी खुल चुकी है। उस मशीन से हाँसी में कहीं भी सफाई नहीं हो रही, हालांकि देखने के लिए वो जरूर बाजार में घूमती है। तो लोगों को ऐसा लगता है और हमें भी ये लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ पैसे खाने की जुगाड़ है। जो मेरा मानना है, जो मुझे बताया गया है कि नगर परिषद से उसमें कोई पैसा नहीं जा रहा, ये मशीन सरकार ने खरीद के भेजी। मैंने ये भी मान ली सर, नगर परिषद से नहीं जा रहा, लेकिन उसको पैसा जरूर जा रहा है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी की मशीन है, टेंडर है उसका भी, जिसने भी टेंडर लिया हुआ है। ये सरकार ने मशीनें नहीं खरीदी हैं, लेकिन ये पैसा जा रहा है, जिसका भी जा रहा है। लेकिन पैसे में लीकेज तो हो ही रही है ना, जिसका कोई यूटिलाइज नहीं है वो वहाँ पर भेज दी गई है। इसमें लोग तो जुड़े हैं, नेक्सस है इसका। जो मौजूदा चेयरमैन है उसके काम से कितने खुश हैं, पहला सवाल तो ये। दूसरी बात ये, क्या ऐसी संभावनाएं हैं कि आपकी पसंद चेयरमैन के चुनाव में कोई और रहे, क्योंकि ऐसा लगता है कि बीजेपी सिंबल पर चुनाव लड़वाएगी। लोग आपको ना मौसम वैज्ञानिक भी कह देते हैं। मेरी केवल और केवल एक इच्छा है कि इस हाँसी हल्का विकास होना चाहिए, और उसके लिए आदरणीय खट्टर साहब का पूरा आशीर्वाद है। सबसे पहला जो काम है, हाँसी को जिला बनवाने का काम करेंगे, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मेरे साथ हाँसी के विधायक विनोद ब्याणा हैं, और आप में से काफ़ी लोग मुझे बार बार ये कह रहे थे, लंबा टाइम हो गया है, विनोद ब्याणा से भी बातचीत करिए। तो आज हमारी रिक्वेस्ट पे विनोद ब्याणा आज हमारे स्टूडियो में हैं, और इनसे अच्छे खासी सवाल हैं, सभी सवालों पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। ब्याणा साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। आप पहली बार एक मत पोस्ट के स्टूडियो में हैं। धन्यवाद आपका, इसलिए भी धन्यवाद कि आज आपने मुझे यहाँ इन्वाइट किया और इसी बहाने आपके स्टूडियो में आने का मौका मिला। और इसके साथ साथ मैं आप के सभी दर्शकों का भी स्वागत भी करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। पहले मुश्किल सवाल पूछ लूँ या आसान सवाल पूछ लूँ? जैसे आपकी मर्जी, जो आप पूछें। वैसे आसान तो थे ही नहीं, मैंने वैसे ऑप्शन दे दिया आपको। जैसे वो विक्रम बेताल की जो कहानी आपने सुनी होगी, विक्रम के पीछे बेताल पड़ जाता था, तो ये मेम का बाग जो है पीछा नहीं छोड़ रहा आपका। जब आप पहले CPS थे तब भी चर्चाओं में रहे थे, और फिर से चर्चाओं में आ गए। कुछ पार्टी के लोग ही जो है ये सवाल उठा देते हैं। ऐसा है ना, तो ये अपने आप को पार्टी के स्वयंभू नेता चाहे जो मर्जी कहें, मगर ना तो ये पार्टी के नेता हैं, ना कोई पदाधिकारी हैं। ये इन्होंने मेरे ख्याल में तो जो ये आजकल अपने आप को स्वयंभू बीजेपी का नेता कहता है, इसने कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया। और ये बात चाहे आप छतरपाल जी से जाके पूछ लेना, जब उन्होंने बीजेपी से चुनाव लड़ा, या इनसे खुद से ही कसम उठवा के पूछ लेना कभी बीजेपी को वोट दिया है। ना इन्होंने छतरपाल जी को वोट दिया, ना मेरे को वोट दिया। बीजेपी के कभी ये सपोर्टर नहीं रहे, ये स्वयंभू नेता हैं। और जहाँ तक बाग की बात है, ये मैं कल देख रहा था, मैं सुन भी रहा था कि ये कहते हैं जी मैं तो हाँसी की जनता के लिए काम कर रहा हूँ। ये भूमाफिया, मेरा नाम विशेष तौर पे भूमाफिया, और मेरे को बार बार मेम के बाग के साथ जोड़ना, सिर्फ और सिर्फ मेरी छवि खराब करना। ना केवल मेरी छवि खराब करना, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की, ये पार्टी की भी छवि खराब कर रहे हैं। जिस मेम के बाग का जिक्र है सर्वेश जी, उस मेम के बाग में मैं आपको रिकॉर्ड सहित बता सकता हूँ कि कम से कम 200 हिस्सेदार हैं। किसी का इसने नाम नहीं लिया सिवाय विनोद ब्याणा, विधायक, विधायक की पत्नी, विधायक का भाई, विधायक का साडू, विधायक के फलाना। अरे 200 हिस्सेदार हैं, 200 रिकॉर्ड भी दिखा सकता हूँ। 200, एक का तो नाम आप और लीजिए। अरे आपको कोई पीड़ा है, कोई राजनीतिक पीड़ा है, राजनीतिक कोई दर्द है, तो आप राजनीतिक दर्द राजनीतिक के तरीके से छलकें उसको। आप किसी को खामखा में उसको बदनाम करना, उसके परिवार को बदनाम करना, एक होच्छे हथकंडे अपनाना। आप आइए, मैदान में आइए, कभी भी आइए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर यूं किसी के ऊपर पीछे से वार करना, उसके परिवार की लोग एक मिनट, आज तक जो हमारी स्वच्छ राजनीति है वो इस राजनीति के ऊपर एक किस्म का कलंक है।
इतना परिवार के ऊपर, किसी के परिवार के, आज तक राजनीति बड़े बड़े लोगों ने की, हंसी में भी राजनीति की, मगर किसी के परिवार के ऊपर यूँ उंगली उठाना, परिवार में लेडीज़ तक के नाम लेना, ये देखो ओछी मानसिकता है। लोग कहते हैं आपने उनको दर्द दिया हुआ है, चुनाव लड़वा दिया था आपने अंदर खाते उनको, वो खुद भी हार गए थे, पत्नी भी हार गई थी, वो दर्द सता रहा है। ऐसा है जी, ये जब भी मेरे पास आए थे कि जी हमारी मदद करो, और मैंने उनको जब भी कहा था भी मेरे से मदद की उम्मीद इतने रखना कि मैं आपको एक वोट दे दूंगा, मेरी घर की वोट मैं दे दूंगा, और ईमानदारी से कहता हूँ मैंने वो वोट दिए। अब इनको जनता एक्सेप्ट ना करे, इस बात का मेरे पास क्या इलाज है? तो मैं इस विषय पे कोई लंबी बात नहीं करना चाहता। मैं आपके माध्यम से उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि आप स्वच्छ राजनीति करें। मेरे ऊपर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, मैं किस किस्म का विधायक हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं बुरा कर रहा हूँ, मैं करप्ट हूँ, मैं भ्रष्ट हूँ, या मैं ईमानदार हूँ, या मैं शहर का विकास करवा रहा हूँ कि ना, इस पे बोलिए। आप खाम मेरे परिवार पे लांछन लगा रहे हैं। अरे यार, भगवान को जान देनी है, कुछ भगवान से भी डरो। ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। मैं आपके माध्यम से उसको भी यही कहना चाहूँगा, आप जो मर्जी राजनीति करें मेरे साथ, मैं हर तरह से तैयार हूँ, मगर ऐसी होची राजनीति ना तो मैं उसके परिवार के बारे में कभी बात करूंगा, और ना मैं ऐसे किसी से भी चाहूँगा कि आपस में राजनीतिक प्रतिद्वंदता में आप परिवार। ठीक है, दूसरे सवाल पे आते हैं। हमने पिछले दिनों एक मुद्दा उठाया था, बजरिया चौक की सड़क को दोबारा बनाया जा रहा है, उसको उखाड़ा गया। हमने ये तरह से चैलेंज भी दिया था, सरकार पे भी बात हमने की थी, और आपको लेके भी हमने इशारा किया था कि बेहतर होगा कि आप उनके जो बिजली के खंभे हैं उनको तरतीब में लगाएं, बाज़ार को चौड़ा करें, सुंदर बनाएं। और अच्छी बात ये है, आपको श्रेय में दे देता हूँ, क्योंकि 90% काम जिस तरह के लोग चाहते थे और जिससे बाज़ार सुंदर हो सकता था वो हो भी गया है। 10% में थोड़ी सी गफलत रहेगी शायद, वो टेलीफोन वेलीफोन को ज़्यादा खनक गए तो 10% काम रह गया। नहीं सर्वेश जी, मैं किसी के टेलीफोन की परवाह नहीं करता। जहाँ शहर की सुंदरता का सवाल हो, बाज़ार की सुंदरता का सवाल हो, बाज़ार के चौड़ेपन का सवाल हो, देखो एक बात में तो मैं शायद थोड़ी सी गलती कर रहा हूँ मैं अपने आप में भी, क्योंकि कई लोग ये भी कह रहे थे कि इनके चौंतरे भी तुड़वा दो। देखो वो तो मैं इससे, क्योंकि वो चौंतरे आज नहीं बने, चौंतरे 20 साल पहले उन्होंने बना रखे हैं। आज उनके चौंतरे तुड़वाएं तो एक लंबा काम हो जाएगा, बरसात का मौसम है, उससे तो मैं दूर हूँ। रही खंबे की बात, मैं शुरू से ही मैंने ये कहा था, जो खंबे बाज़ार के साथ लगे हुए हैं, 5 फुट 7 फुट दीवार से दूर हैं, इनको हटवा के पीछे करवाया जाए। आपने देखा, मैं खुद भी आया। नहीं, वाकई आप गए भी हो, आपने करवाया भी है, इसका क्रेडिट भी लोगों ने दिया है, हमने वो भी खबर चलाई थी जिसमें क्रेडिट उसमें दिया है। और दूसरी बात ये थी कि करीब करीब 1 साल भर हो जाएगा, थोड़े दिन बाद ही सरकार को आए हुए। 2-3 काम जो शहर में आपने कराए हो, आप बता पाएँ, या फिर जो विज़न आपके हैं वो एक बार दोबारा से एलोबरेट किए, क्योंकि आपने काफ़ी वायदे किए थे। एक वायदा तो आपने चुनाव में ये भी किया था कि जिला बनाएंगे, हालांकि उसकी शुरुआत हुई है, लेकिन वो कब चढ़ेगा, शुरुआत हो चुकी है उसकी। दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में मीटिंग भी हुई थी। दूसरा ऑटो मार्केट पेंडिंग थी, वो भी अभी शायद नहीं हुआ, लेकिन लटक लटक के हो रहा है। कोई काम जो आपको लगता है कि आप इन दिनों करवा पाए हैं, आप ये भी कह सकते हैं आपके पास एक बहाना है लॉकडाउन का कि लॉकडाउन लगा हुआ था, बावजूद इसके कोई काम जहन में है जो आपने करवाए हैं? सुरेश जी, आपने कहा कि लॉकडाउन एक बहाना है। लॉकडाउन बहाना नहीं, वो सारी दुनिया को पता है कि लॉकडाउन हुआ है, और उससे काफ़ी हम विकास की दर में पिछड़े भी हैं, और इस कारण कुछ हमारे काम रुके भी हैं। मगर फिर भी आपने कहा है कि आपने क्या काम करवाए हैं, तो मैं एक एक करके आपको काम गिनवाना चाहूँगा। कि मैं विधायक बना अक्टूबर में, उसके बाद जो हमारी पार्टी थी वो स्पष्ट बहुमत में नहीं आई, सरकार को सेटल होते होते महीना 1.5 महीना लग गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर एक विधायक को कहा था कि 5-5 करोड़ रुपया हर एक विधायक के लिए हम इसके लिए विकास के लिए हम इशू करेंगे। वो अभी होने ही थे, इतनी देर में ये लॉकडाउन आ गया, कोरोना की बीमारी ने घेर लिया, हमारे कोई नहीं, पूरे भारतवर्ष को घेर लिया। तो उसकी वजह से जो हम दिमाग और दिल में था हमारे, वो नहीं कर पाए प्रॉपर। मगर फिर भी जो ही ये लॉकडाउन खुला तो उसके बाद हम सक्रिय भी हुए, और आप देख रहे हैं कि हमने लॉकडाउन के बीच में भी, हालांकि हमारे ऊपर काफ़ी लांछन भी लगे कि लोगों ने कहा कि ये क्यों घूम रहे हैं लॉकडाउन में, या इनको कोरोना में नहीं जाना चाहिए। हमने एक अहम फैसला, जो कि मेरा चुनावी वायदा था, मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूँ, आप भी चुनाव के दिनों में मेरे से इंटरव्यू लेते थे। मैं एक बात कहता था कि मेरा सबसे बड़ा जो है टारगेट है, अगर मैं विधायक बनता हूँ, सबसे पहले मैं हांसी शहर को साफ़ सुथरा और सुंदर शहर बनाना चाहूँगा। और उसके लिए आप देखें कि हमने शुरुआत करी। यहाँ हमने, हालांकि मैं ये स्वीकार करता हूँ कि ये टिप्पर काफ़ी समय से खरीदे हुए थे, मगर सिर्फ खरीदने से तो बात नहीं बनती। वो टिप्पर हमने चालू करवाए, और एक एक घर से कूड़ा कचरा लेने की कवायद शुरू की हमने।
और जो हमारे डंपिंग पॉइंट थे शहर में, वो डंपिंग पॉइंट लोग डंप कर देते थे, इतना कचरा हो जाता था बाज़ार में से, आम आदमी को निकलना मुश्किल हो जाता था। उन डंपिंग पॉइंटों को हमने ख़त्म करवाने का काम किया, नंबर 1। नंबर जो शहर में हमने एक शुरुआत करी कि शहर साफ़ सुथरा रहे, शहर एक मॉडर्न सिटी बने। उसके बाद सेकंड हमारा था, हम एसडीएम साहब यहाँ जो जितेंद्र अहलावत हैं उनको लेके आए। मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट करके लाया कि अच्छे एसडीएम हैं, क्योंकि ये यहाँ बीडीओ रह गए थे तो मैं इनको जानता था अच्छी तरह से। तो इनको जब ये आए तो इन्होंने मेरे से पूछा था कि विधायक जी आप सबसे पहले ये बताएं कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं। तो मैंने कहा जी मेरा एक वायदा है जनता से कि मैं इस शहर को साफ़ सुथरा और सुंदर शहर बनाना चाहता हूँ, इवन कि मैं एक मॉडर्न सिटी हाँसी को देखना चाहता हूँ। क्लीन हाँसी, ग्रीन हाँसी के नाम से मुहिम भी चलाई और निस्संदेह वो आपके साथ में काम भी कर रहे हैं और आपकी तालमेल भी उनसे ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको, क्लीन हाँसी ग्रीन हाँसी के नाम की ना केवल मुहिम चल रही है, सफाई के साथ साथ हमने दूसरा बात जोड़ी कि ये साफ़ सुथरा शहर तभी बन सकेगा जब हम इस शहर को बेसहारा पशुओं से मुक्त करवाएंगे। लोग तो आवारा पशु कहते हैं। वो आपने जो एक टारगेट दिया था 1 जून का, वो जून भी चलेगी जुलाई भी चलेगी, लेकिन वो आज भी सांड आवारा पशु जो है ना जीन चौक पे और लाल सड़क पे जगह जगह पे वो घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लोग तो ये भी कहने लगे हैं कि जिन लोगों को ये गौशाला का ठेका दिया हुआ था उन्हीं लोगों का एक नेक्सस है, किसी को पकड़ रहे हैं किसी को छोड़ रहे हैं। ऐसा है, ऐसी बात जो आपने कही है ये मेरे सामने अभी तक नहीं आई। अगर ऐसी कोई बात आएगी तो उसका भी हम इलाज करेंगे। बाकी रही बात, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आज से करीब 1 महीना पहले हमने ये ठान ली थी कि हम आवारा पशुओं को पकड़ना शुरू करते हैं। मगर 1 महीना पहले एक बरसात आई, इतनी ज़बरदस्त बरसात आई कि हमारी वो गौशाला में पानी भर गया। उससे हमें एक रास्ता मिला कि अगर हम इसमें पशु अभी से रोक लेते हैं तो इसमें पानी भर जाएगा, जिससे पशुओं की भी हालत अच्छी नहीं रहेगी और ये गौशाला भी खराब हो जाएगी। उसके बाद हमने इसमें दोबारा एक बार सोच के करीब 5-5.5 लाख रुपए की मिट्टी डलवा दी थी। पहले 5 लाख की मिट्टी को डलवाई और उसमें करीब 10 लाख रुपए के हमने शेड डलवा दिए और उसके ऊपर ब्लॉक लगाने का काम भी चल रहा है, लगभग पूरा होने की ओर है। आज वहाँ गौशाला में मेरे ख्याल में हफ्ता 10 दिन में सारी गौशाला पूरी तरह से अपने आप में कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद हमारा टारगेट है, क्योंकि हम बेसहारा पशुओं को पकड़ लें और हमारे पास रखने की जगह ना हो। कोर्ट भी सर तारीख पे तारीख दे देता है, एक तारीख आज फिर से आप दे दो। मैं कोई तारीख नहीं दूंगा, मैं आपको ये आपके माध्यम से पूरी जनता से मैं ये वायदा करता हूँ कि बहुत जल्दी, क्योंकि ये गौशाला लगभग अपने जो जहाँ तक हमने इसको ले जाना था वहाँ तक पहुँचने को है। ब्लॉक वगैरह लग गए, उसकी खोर वगैरह सब बन गई। अब हम 5-7-10 दिनों में पशु पकड़ने का काम शुरू करेंगे और मैं आपके माध्यम से जनता, हाँसी की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि इस शहर को बेसहारा पशुओं से मुक्त करवाएंगे और जितने बेसहारा पशु हैं, चाहे वो सांड है चाहे वो गाय हैं, उनको उस गौशाला में रखेंगे। इस शहर को एक साफ़ सुथरा शहर बनाने का जो मेरा प्रयास है, निश्चित तौर पे हम उस प्रयास में कामयाब। अच्छी बात है, जनता भी साथ है आपकी इस मुहिम में। दूसरी बात ये थी कि अभी आपने सफाई का जिक्र किया और एक वो मशीन भी पिछले दिनों आई थी, वो बड़ा हाथी साबित होकर रहेगी, जिसका कोई काम नहीं है और उसकी पोल भी खुल चुकी है। उस मशीन से हाँसी में कहीं भी सफाई नहीं हो रही, हालांकि देखने के लिए वो जरूर बाज़ार में घूमती है। तो लोगों को ऐसा लगता है और हमें भी ये लगता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसे खाने के जुगाड़ है। वो जिसने भी जो भी सेटिंग से ऊपर से मशीन आई है, कौन इसमें काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, हाँसी के मतलब कि वो मशीन है नहीं और बहुत मोटा पैसा नगर परिषद से उसको ट्रांसफ़र हो रहा है। ये इसकी आप जांच कराएं। जो मेरा मानना है, जो मुझे बताया गया है कि नगर परिषद से उसमें कोई पैसा नहीं जा रहा, ये मशीन सरकार ने खरीद के भेजी। मैंने ये भी मान ली सर, नगर परिषद से नहीं जा रहा, लेकिन उसको पैसा जरूर जा रहा है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी की मशीन है, टेंडर है उसका भी, जिसने भी टेंडर लिया हुआ है। ये सरकार ने मशीनें नहीं खरीदी हैं, लेकिन ये पैसा जा रहा है, जिसका भी जा रहा है। लेकिन पैसे में लीकेज तो हो ही रही है ना, जिसका कोई यूटिलाइज़ नहीं है वो वहाँ पे बेच दी गई है। तो इसमें लोग तो जुड़े हैं, नेक्सस है इसका। नहीं, मैं स्वीकार करता हूँ, पैसा चाहे नगर परिषद का जाए चाहे पैसा सरकार का जाए, आखिर आफ्टर ऑल सरकार का पैसा है, वो जनता का पैसा है। जनता का पैसा कभी भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसकी भी मैं बारीकी से जांच करवाऊंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से इसके बारे में ज़रूर मैं, हमारे जो डिपार्टमेंट के मंत्री हैं माननीय हमारे अनिल विज जी, उनसे भी जिक्र करूँगा कि अगर ये हमारे काम की नहीं है तो सरकार क्यों पैसा वेस्ट कर रही है इस पर, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ डंपिंग स्टेशन की जहाँ तक सफाई की बात आ रही है, डंपिंग स्टेशन हमारा यहाँ बीड फार्म में है, नगर परिषद की जगह है, करीब 18 एकड़ जगह है। वहाँ उन लोगों को बड़ी दिक्कत है, क्योंकि वहाँ सारा का सारा कचरा डंप होता है, बदबू उठती है, बीमारी फैलने का डर बना रहता है। आज हम उस मुहिम को भी आगे ले जा रहे हैं कि हमारे पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की लैंड है हमारे पास, करीब 400 एकड़ हाँसी में, वो बीड फार्म के आसपास है।
हम इस जगह को भी, जो हमारी नगर परिषद की जगह है, इसको ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। डीसी साहब से केस चल जाता हुआ, डायरेक्टर से होता हुआ एसीएस के पास पहुंच के अब सरकार के पास केस चला गया। उन लोगों की बड़ी ज़बरदस्त डिमांड है कि हमारी जब यहाँ से डंपिंग स्टेशन हटाया जाए तो वो ज़मीन हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को दे देंगे, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ज़मीन जो बस्ती से, आबादी से बहुत दूर है, वहाँ डंपिंग स्टेशन बना के उसकी सारी चार दीवारी करवा के, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक परमानेंट काम हो जाएगा। ये इशू भी रहता है, बार बार काम रुक जाता इशू रहता है, और हमारे पास ये परमानेंट काम हो जाएगा। हमारे पास डंपिंग पॉइंट की, डंपिंग स्टेशन की व्यवस्था हो जाएगी तो हम और अच्छी तरह से सफाई करवा पाएंगे। अच्छा, दूसरा ये चेयरमैन का चुनाव, नगर परिषद के चेयरमैन का चुनाव आएगा, थोड़ा समय उसमें बचा है, लोग तैयारियां कर रहे हैं। जो मौजूदा चेयरमैन है उसके काम से कितने खुश हैं? पहला सवाल तो ये। दूसरी बात ये, क्या ऐसी संभावनाएं हैं कि आपकी पसंद चेयरमैन के चुनाव में कोई और रहे? क्योंकि ऐसा लगता है कि बीजेपी सिंबल पर चुनाव लड़वाएगी। ऐसा है जी, ये तो पार्टी जिसको मैदान में भेजेगी, हम पार्टी के वफादार सिपाही हैं। हम पार्टी की मदद करते हुए जो भी कैंडिडेट आएगा तन मन धन से उसकी मदद करेंगे, और निश्चित तौर पे, क्योंकि आज पार्टी का वोट बैंक है, जो जिसको भारतीय जनता पार्टी टिकट देके भेजेगी उसको जिताने का काम करेंगे। इस वक्त चेयरमैन है निर्मला सैनी, उनके काम से कितना इत्तेफाक रखते हैं? ऐसा है जी, मैं तो अभी चुनाव जीता हूँ। मेरे चुनाव जीतने के बाद तो कम से कम वो मेरे कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। जो मैं कहता हूँ वो करते हैं, और हमारी राय एक है डेवलपमेंट के मामले में, कहीं वो मेरे से बाहर नहीं है, और मैं उनसे जो भी कहता हूँ हमेशा। पिछले दिनों हमने पूर्व में चेयरमैन रीटा शर्मा, उनके भतीजे से भी हमारी बात हुई थी, तो ये जिक्र भी आया कि किसी वक्त वो आपके खासम खास होते थे, फिर वो अलगाव हो गया और ये हो गया। कभी ऐसी स्थिति दोबारा आ सकती है कि चेयरमैन का चुनाव, वो भी उन्होंने लड़ने की इच्छा जताई है, स्थितियाँ फिर वही हो जाएं? देखिए, ये तो एक खुला मैदान है, चुनाव लड़ना हर किसी का अधिकार है, कोई भी चुनाव लड़े। मगर जहाँ तक मेरी अपनी सोच है, जो मैं जनता की सोच है, जो जनता की हम नब्ज़ टटोलते हैं, उस हिसाब से आज के दिन भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है पूरा, और जिसको भारतीय जनता पार्टी हाँसी से चेयरमैन का टिकट देकर भेजेगी, निश्चित तौर पे वो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट ही जीतेगा। राणा साहब, दूसरी बार आप विधायक बने, पहली बार आप हुड्डा सरकार में शामिल रहे और उस वक्त सीपीएस भी थे, और अब खट्टर सरकार में भी आप विधायक हैं, बीजेपी की सरकार है, आपकी सरकार है। दोनों की कार्यशैली में कितना फ़र्क मानते हैं और किसको बेहतर पाते हैं? देखिए, सरकार की कभी सर्वेश जी तुलना नहीं हुआ करती। हर सरकार अपनी अपनी जगह से अच्छा कार्य करती है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की भी मैं कोई बुराई नहीं कर रहा। जहाँ तक इस सरकार की बात है, ये सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार की नीयत और नीति सिर्फ और सिर्फ विकास करवाना है। और सबसे बड़ी बात जो मैं माननीय मनोहर लाल जी की कहना चाहूँगा कि यहाँ जो इन्होंने मेरिट बेस पे नौकरी है, एक आम आदमी को न्याय देने की बात करी है। मतलब कोई सिफारिश नहीं किसी किस्म की, कोई कितना बड़ा आदमी हो चाहे कोई कितना छोटा आदमी हो। ये मान के चलें कि जो पिछली सरकारें थी वो मेरिट बेस पे नहीं करती थी? नहीं, अब आप ये मेरे मुंह से क्यों करवाना, ये सारी दुनिया ही कह रही है। ये सारी दुनिया कह रही है कि ये सरकार जो है ये मेरिट बेस पे नौकरियां दे रही है। अब पीछे की बात आप खुद समझ सकते हैं, मैं अपने मुंह से क्या कहूँगा। लोग आपको ना मौसम वैज्ञानिक भी कह देते हैं। वो जिस वक्त आप पहली बार विधायक बने उस वक्त कुलदीप का ठीक ठाक सा मामला था, आप उनके साथ थे, आप विधायक बन गए, सरकार हुड्डा साहब की आ गई, तो आपने ठीक सा मौका चुना, और चूँकि आपने ये भी कहा भी काम करवाने थे शहर के, तो आप कांग्रेस में चले गए, और आपको मालूम था कि बीजेपी सरकार अब फिर आएंगी, तो आप बीजेपी में आ गए। तो ये आपको पहले पता लग जाता है या कैसे अंदेशा हो जाता है, किस तरह? मतलब सर्वेश जी, हालात फैसला लेने के लिए मजबूर करते हैं और भगवान साथ देता है। ईमानदारी की बात है, ना तो कभी मैं लालच, पद के लालच में कहीं गया, भगवान को साक्षी मान के कहता हूँ। अगर आप बात करें, मैं 2000 में चुनाव लड़ा कांग्रेस पार्टी की टिकट से। 2005 में मेरी कोई विशेष जान पहचान नहीं थी, पार्टी ने टिकट दे दिया। इसमें कोई शक नहीं, आपने खूब संघर्ष किया और मैं आपके संघर्ष को बराबर देखता रहा। आपकी बात का जवाब दूंगा जी। 2000 में मैंने चुनाव लड़ा, मेरी ठीक ठाक सी पोजीशन आई, मैं चुनाव तीसरे नंबर पे आया या चौथे नंबर पे आया। उसके बाद 2000 से 2005 तक मैंने खूब संघर्ष किया, रज के संघर्ष किया। 2005 में मेरी टिकट काट दी पार्टी ने, तो मजबूरन मुझे इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना पड़ा। वो हालात थे, मेरी कोई लालसा नहीं थी, हालात थे कि मैंने 5 साल तक काम कर रखा था, और उस काम का रिजल्ट जनता ने दिया। मैं 2005 के चुनाव में, जबकि कांग्रेस की लहर नहीं थी, तूफान था, 67 सीट आई थी पहली बार। आज तक रिकॉर्ड है कि आज तक हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की कभी 67 सीट नहीं आई, 2005 में आई थी, और मैं मात्र 3-3.5 हज़ार वोट से चुनाव हारा था। उसके बाद मैंने देखा ये कांग्रेस पार्टी ने मेरे को टिकट नहीं दिया,
जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आशीर्वाद जरूर रहा मेरे पे, मगर उनकी मजबूरी थी कि वो एमएलए को आगे रखना चाहते थे। हर मुख्यमंत्री की मजबूरी होती। मजबूरन मुझे पार्टी छोड़नी पड़ी, कांग्रेस पार्टी छोड़ दी मैंने हरियाणा जनहित कांग्रेस ज्वाइन की। हरियाणा जनहित कांग्रेस ज्वाइन करके, क्योंकि 2005 में लोगों ने रिस्पॉन्स बहुत अच्छा दिया था, इसी बात को देख करके कुलदीप बिश्नोई जी ने मुझे 2009 में टिकट दिया, और टिकट मिलने के बाद मैं अच्छे वोट से जीता और कांग्रेस पार्टी को हराया। 2009 में मैं एमएलए बना, मगर कुलदीप बिश्नोई जी की ढुलमुल नीति से, उनकी गलत फैसला लेने की, उससे एक मैं नहीं, उनके साथ 5 विधायक और जीते, पांचों ने पाला बदला। एक मैं अगर जाता तो शायद सोचते कि ये तो नहीं, वो तो इस बात पे तो आरोप तो कोई है ही नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपको पहले से आभास हो जाता है कि किसका समय सही आने वाला है। ये कहता हूँ, ये परमात्मा कोई ताकत देता है आदमी का, कोई मैं भगवान नहीं हूँ, मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूँ इस किस्म का, क्योंकि मुझे पहले से आभास हो जाता है। भगवान ही कोई ना कोई सद्बुद्धि देता है और इंसान अपना फैसला लेता है और फैसला उसके अनुसार ठीक पड़ जाता है। 2009 में चुनाव, 2014 में चुनाव हारा, कांग्रेस की पार्टी की टिकट पे हारा मैं चुनाव। अब 2019 में फिर मुझे आभास होगा कि 2014 में रेणुका बिश्नोई जी यहाँ से विधायक बनी हैं, और मैं कांग्रेस में तो शामिल हो गया था, मगर मुझे पता था कि 2019 में ये मुझे टिकट नहीं लेने देंगे किसी कीमत पे भी। तो मेरा एक वो था कि भी मैं भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मैंने काम भी देख लिए थे, खट्टर साहब की नीतियाँ भी देख ली थी, काम भी देख लिए, मैं उनसे प्रभावित भी था। और कांग्रेस पार्टी को छोड़ना इसलिए भी था कि इनकी नीतियाँ अच्छी थी, इनकी नीयत थी वो देश और प्रदेश को आगे ले जाने की थी। तो मेरे मन में आया क्यों ना ऐसी पार्टी को ज्वाइन किया जाए जिससे देश को बल मिले, प्रदेश को बल मिले। तो भगवान की कृपा हो गई, मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर गया और इन्होंने मुझे टिकट दे दिया, और मैं चुनाव भी थोड़े बहुत वोटों से नहीं, एक रिकॉर्ड वोट से। नो डाउट आप अच्छे मार्जिन जीते, और हमने तो प्रेडिक्शन पहले ही कर दिया था। दूसरी बात ये है कि आप दोबारा विधायक बने हैं और पहली बार सीपीएस बने थे, तो आपकी भी उम्मीदें थी, लोगों को भी लगता था कि बीजेपी की सरकार आएगी तो आपको एक कोई ओहदा मिल सकता है, ओहदा इन द सेंस कि आपको मंत्री बनाया जा सकता है या फिर कोई एक उसके बराबर का दर्जा मिल सकता है। लेकिन बीजेपी की सीटें पूरी नहीं आई, गठबंधन हुआ, तो उसमें चीज़ें ये रह गई। आज भी क्या उम्मीद है कि आपको कद को देखते हुए कुछ चीज़ें, सम्मान कुछ मिल सकता है? सर्वेश जी, ना तो मंत्री पद की लालसा कभी रही, ना मैंने कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मंत्री पद मांगा था, ईमानदारी की बात है, ना मैं कभी खट्टर साहब के पास गया कि मुझे मंत्री या चेयरमैन बना दो। मेरी केवल और केवल एक इच्छा है कि इस हाँसी हल्का का विकास होना चाहिए, और उसके लिए आदरणीय खट्टर साहब का पूरा आशीर्वाद है। जहाँ तक आपने जिला बनाने की बात कही थी, जिला की शुरुआत, जैसा कि आप खुद ही कह रहे हैं अपने मुखारबिन से, कि जिला बनाने की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। अगर ये कोरोना जो कोविड-19 आया है, अगर ये ना आता तो अब तक भगवान की कृपा से शायद सिरे भी चढ़ गई होती, नहीं तो अब भी भगवान सब कुछ ठीक ठाक रखे और इस देश को और प्रदेश को और दुनिया को इस कोरोना से जल्दी राहत दिलवाए। तो हम सबसे पहला जो काम है, हाँसी को जिला बनवाने का काम करेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ये थे विनोद भ्याना, विधायक हैं हाँसी के बीजेपी से, और इनका एक दावा है कि कोरोना खत्म होते ही इस बारे में पहल की जाएगी कि हाँसी को किसी भी तरीके से जल्द जिला बनाया जाए ताकि उसके विकास के रास्ते खुल सकें। आपकी कोई राय है, आपके सुझाव हैं, आपकी कोई टिप्पणी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आप देखते रहिए एकमत पोस्ट।